तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको समझने के पहले क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको समझने के पहले अपन देखेंगे कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब होता है रोकड़ का बहाव। हिंदी में अगर बोले तो क्या बोलेंगे? रोकड़ का बहाव, कैश का फ्लो। मान लो ये हमारा बिजनेस है, मान लो ये हमारा बिजनेस है। बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, तो आप लोगों को पता है किसी भी कारण से अगर हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है तो उसको हम कैश का क्या बोलेंगे? इनफ्लो। और किसी भी कारण से हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कैश का आउटफ्लो। तो बस इसी इनफ्लो और आउटफ्लो को ही हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है मालूम है? कैश के इनफ्लो को और कैश के आउटफ्लो को उसमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन एक छोटी सी समस्या ये है, आप लोग अगर थोड़ा सा सोचते हो उस चीज को, अकाउंटिंग के बारे में जानते हो, तो अपन क्लास 11th में या जब अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टॉपिक पढ़ते थे तो एक अकाउंट बनाते थे। उस अकाउंट का नाम होता था कैश अकाउंट। याद है आप लोगों को? एक अकाउंट बनाते हैं क्या? कैश अकाउंट भी तो हम बनाते हैं। इसमें भी कैश का इनफ्लो मतलब कैश की रिसिप्ट को रिकॉर्ड करते हैं किधर? डेबिट साइड में। और कैश के पेमेंट को रिकॉर्ड करते हैं किस तरफ? क्रेडिट साइड में। तो इसमें भी कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब कैश बुक हम बना ही रहे हैं, जब हम कैश बुक बना ही रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत क्या है? समझना ध्यान से। क्या होता है, क्या होता है, मान लो हमने एक अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और यहां पर अपना नेट प्रॉफिट दिख रहा है मान लो 10 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 10 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दिख रहा है। तो आप लोगों को यह पता होगा कि कंपनी जो है इसी नेट प्रॉफिट से ही अपने शेयर होल्डर लोगों को डिविडेंड बांटती है। इसी प्रॉफिट से क्या करती है? डिविडेंड बांटती है। इसी प्रॉफिट से कंपनी क्या करती है? अपने वर्कर लोगों को बोनस देती है। समझ में आ रही है ना बात मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन लेकिन कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैश जो दिख रहा है वो दिख रहा है मात्र 10,000 रुपए। ध्यान से समझना, हमारी नेट प्रॉफिट में कितना दिख रहा है? 10 लाख। और बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 10,000। तो कंपनी को मान लो बांटना है डिविडेंड, कंपनी को बांटना है बोनस। डिविडेंड किसको देते हैं? शेयर होल्डर्स को। बोनस किसको देते हैं? एम्प्लॉइज को। तो कंपनी को प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट में कंपनी के पास पैसा पड़ा ऐसा दिख रहा है क्या? भाई उसके पास पैसा है कि नहीं है? नहीं है। 10,000 रुपए में से 10 लाख रुपए का क्या डिविडेंड बोनस बांट सकती है क्या? नहीं। मेरा बोलने का मतलब है कि इन लोगों को एक्सप्लेन कैसे करेगी कंपनी कि भाई हमने कमाया तो 10 लाख है, ठीक है, लेकिन हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है। तो इसके बीच में इतना बड़ा गैप क्यों आ गया, कैसे आ गया? इस चीज का जवाब हमको कौन देता मालूम है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो भी इस चीज का जवाब पूछेगा कंपनी इसको क्या पकड़ा देगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट पकड़ा। इसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कैश कहाँ आया और कहाँ गया। और पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और भी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते जाओ। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को हम कैश फ्लो बोलते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्पस के लिए कैश फ्लो को है ना 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कितने कैटेगरी में? 3। एक होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है कैश फ्लो को। पहला क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करके रखा है। अब आप लोगों को पता है ना कंपनी क्या बनाती है अपना प्रॉफिट जानने के लिए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और अपने एसेट्स और लायबिलिटी की पोजीशन जानने के लिए क्या बनाती है? बैलेंस शीट। तो अब कंपनियों की जब मैं बात करूंगा तो कंपनी जो है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट को क्या बोलती है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बोलती है, एसओपीएल बोलती है। और बैलेंस शीट का नाम बैलेंस शीट है,
और कंपनी जो बनाती है ना बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, उसका ऐसा टी शेप फॉर्मेट नहीं होता। कौन सा फॉर्मेट होता है? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होता है। तो अभी समझाने के लिए बस मैं ऐसा यूज कर रहा हूं, है ना। ध्यान से देखो, तो मैंने अभी तीन टाइप के एक्टिविटी का नाम लिया। पहला क्या था? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है मालूम है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, मतलब एसओपीएल से। जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है ना, इसका कनेक्शन किससे होता है मालूम है? बैलेंस शीट के एसेट साइड से। और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, इसका कनेक्शन किससे होता है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या लेते हैं? पीएल से संबंधित चीजें लेते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या लेते हैं? एसेट से संबंधित चीजें लेते हैं। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या लेते हैं? लायबिलिटी से रिलेटेड चीजें लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो कितने टाइप की एक्टिविटी होती है? तीन टाइप की। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब आप लोगों से मैं कुछ रैंडम दो तीन क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग मेरे को जवाब देना। कैश इनफ्लो है कि आउटफ्लो है बताना। पहला आंसर प्रियांशु आप ही दो भाई। हमने फर्नीचर खरीदा, हमने फर्नीचर खरीदा, तो पैसा आएगा कि जाएगा? जाएगा। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो इसका कनेक्शन किससे होना चाहिए? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो इसको अपन बोलेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेस ऑफ फर्नीचर। आगे बात समझ में? आप बताओ भाई, पुरानी मशीनरी थी हमारे पास, हम उसको बेच दिए, तो क्या होगा? पैसा आएगा। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो हो रहा है। आप बताओ फहमीदा, शेयर इशू करा कंपनी ने, तो क्या होगा? कंपनी ने शेयर इशू किया, कंपनी शेयर इशू करती है तो कंपनी के पास क्या आता है? पैसा आता है। लेकिन कंपनी के लिए शेयर क्या होता है? शेयर कैपिटल क्या होता है? एक लायबिलिटी होती है। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स लोगों को डिविडेंड बांटा, तो वो क्या होगा? कैश आउटफ्लो है, ये तो समझ में आ गया। डिविडेंड किससे रिलेटेड होता है? शेयर से। तो किस में जाएगा वो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीजों को क्लासिफाई करना पड़ेगा एक्टिविटी वाइज। वो सब एक एक करके मैं चीजों को सिखाऊंगा। तो एक्टिविटी कितने टाइप की होती है? एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग और तीसरा क्या होता है? फाइनेंसिंग। तो ये तो इंट्रोडक्शन था, लिखने की जरूरत नहीं है इसको, बस आप लोग इसको समझ लेना। मेन अब हमारा यहां से चालू हो रहा है। देखो, ये जो आप लोगों को फॉर्मेट दिख रहा है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है किसका है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर सेकंड नंबर में हम क्या लेते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और फिर क्या लेते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद हमको क्या मिल जाता है? नेट कैश फ्लो मिलता है। तीनों को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो। अब नेट कैश फ्लो जैसे ही मिला, हम उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट ये हम ऐड करते हैं। ये हमको बैलेंस शीट में देखने को मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम इसमें ऐड करेंगे, तो हमारा जो इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगा। ये चैप्टर इतना अच्छा चैप्टर है कि हमको पता रहता है आंसर क्या आने वाला है। मतलब इसमें हमको पहले से पता रहता है कि ये आंसर आएगा, तो आंसर किसके बराबर आएगा? हमेशा क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट के बराबर आएगा। और ये दोनों आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में करंट एसेट की हेडिंग के अंदर में दिख जाएगा। आ गई बात समझ में? तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम क्या लेते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों को लोगे तो अपने को क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है कि पैसा आता है ना हमारे पास, तो हम उसको प्लस में दिखाते हैं, और पैसा जाता है उसको हम क्या दिखाते हैं? माइनस में। तो प्लस माइनस सबका इफेक्ट, नेट इफेक्ट जो पड़ता है, तो हमको आखिरी में नेट कैश फ्लो पता चलता है। हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर प्लस में आया होगा, हो सकता है इन्वेस्टिंग का आंसर किस में होगा? माइनस में। फाइनेंसिंग का किस में होगा? प्लस में। तो ये तीनों को जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? नेट कैश फ्लो मिलेगा। उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग को अपन ऐड, ओपनिंग को ऐड करेंगे तो अपना आंसर जो किसके बराबर आएगा? क्लोजिंग के बराबर आएगा। इतनी सी बात है बस। क्लियर है? चलो, अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाजू में देखो, छोटा छोटा मैंने कुछ लिखा है।
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है ना, इसकी कैलकुलेशन करने के दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? कुछ लोग है ना, ध्यान से समझना, कुछ लोग ये समझते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो मेथड से बनाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो मेथड से बनाया जाता है ऐसा समझते हैं, जबकि वो चीजें गलत है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को दो मेथड से नहीं बनाया जाता। कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई मेथड नहीं होता, ये जो है वो अपने आप में एक ही मेथड है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन दो तरीके से की जाती है। कितने तरीके से? दो, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा अगर हमको पढ़ना है तो वो कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट। नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के बहुत लिमिटेड है, लेकिन पढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जब आप लोग 12वीं पढ़ रहे थे या 12वीं के स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सिर्फ इनके सिलेबस में क्या रहता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट नहीं पढ़ते 12वीं वाले बच्चे। आ गई बात समझ में? तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इसी पैटर्न में आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझना। आपके पास अब दो ऑप्शन है। आप क्या करो, पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर लो अलग से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन कर लो अलग से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अलग से कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट कर देना, आप इस तरीके से यहाँ पे निकाल देना आंसर। आ गई बात समझ में? अगर आप बुक खोल के देखते हो तो बुक वाला क्या करता है मालूम है? एक बड़ा स्टेटमेंट बना देता है, बड़ा स्टेटमेंट बना देता है और यहीं पे ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पूरा कैलकुलेशन दिखाएगा, यहीं पे इन्वेस्टिंग का पूरा कैलकुलेशन दिखाएगा, यहीं पे फाइनेंसिंग का पूरा दिखाएगा। तो आपको जो उचित लगता है, आपका दिमाग जैसा चलेगा आप वैसा कर सकते हो। मैं ये वाला प्रीफर करूंगा। कौन सा वाला? अलग अलग वाला। मतलब आपको पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट बना लेना है और सबकी अमाउंट को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। आ गई बात समझ में? चलो, तो हम अभी बात करेंगे फर्स्ट नंबर की एक्टिविटी के बारे में। कौन सी एक्टिविटी? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने बताया इसका कनेक्शन किससे है? पीएल अकाउंट से। और अभी मैं आप लोगों को जो मेथड कराने जा रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, ये कौन सा मेथड है मालूम? ये जो मैंने लिखा है नीचे, डायरेक्ट मेथड लास्ट की एक आध क्लास में कराऊंगा, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कोई फर्दर मेथड नहीं होते, सिर्फ किसके में होते हैं? किसके में होते हैं? ऑपरेटिंग। तो चलो सबसे पहले देखो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन। सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड करते हैं क्या? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग क्या? एक्सपेंसेस। और लेस क्या करते हैं? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अभी समझा नहीं रहा हूं, पढ़ा बस रहा हूं, है ना। यहां से अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जो फॉर्मेट अभी रीड बस कर रहा हूं, समझाना स्टार्ट नहीं किया मैंने। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है, इसमें ऐड करेंगे नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लेस क्या करेंगे? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों ऐड लेस करने के बाद हमारे पास जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब इसका डायरेक्ट कनेक्शन करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी से होता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अगर आ गया ना, उसके बाद हमको क्या करना है? ऐड और लेस करना है। किसको? ये चार चीजें मैंने लिखी है उसको। करंट एसेट में अगर डिक्रीज होगा तो क्या करोगे? और करंट एसेट में अगर इंक्रीज होगा तो उसको क्या करोगे? लेस। करंट लायबिलिटी की अगर बात करूं तो करंट लायबिलिटी में इंक्रीज अगर होगा तो क्या करोगे? और करंट लायबिलिटी में डिक्रीज अगर होगा तो क्या करोगे? लेस। समझ में आ गई बात? करंट एसेट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब इनडायरेक्ट काम करना है, उल्टा काम करना है। करंट एसेट बढ़ेगा तो क्या करना है? माइनस। और करंट एसेट अगर कम होगा तो क्या करना है? प्लस। और करंट लायबिलिटी का क्या करना है? करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस और करंट लायबिलिटी कम होगी तो माइनस। ये काम करना है। क्लियर है? अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हम ये जो किए हैं ना, ये वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट लिए हैं। वर्किंग कैपिटल के चेंज का क्या लिए है? इफेक्ट लिए। उसके बाद ये प्लस माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी हम उसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिट नेचर का है तो क्या करेंगे?
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट नेचर का है तो क्या करेंगे, लेस। और क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये वाली अमाउंट को फाइनली फिर हम कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो ये फॉर्मेट अभी हमने रीड बस किया है, समझा नहीं, अभी समझाऊंगा। सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऐड क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। लेस क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये ऐड लेस करने के बाद जो मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर हम उसमें क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट लेते हैं। मतलब करंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस और करंट एसेट कम होगा तो प्लस, करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस और करंट लायबिलिटी कम होगी तो। ये इफेक्ट लेने के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये करने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिट नेचर का है तो ऐड करेंगे और डेबिट नेचर का है तो क्या करेंगे, माइनस। इनकम टैक्स पेड को अपन क्या करेंगे, माइनस। फाइनली हमको अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट है ना, सबके पॉइंट के नाम के आगे एक एक नंबर दिया हुआ है। मतलब हर चीज से रिलेटेड कुछ ना कुछ रूल्स और नोट्स बने हुए। समझना मेरी बात। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं। और जनरली क्वेश्चन में हमको जो नेट प्रॉफिट दिया रहता है ना, वो आफ्टर टैक्स वाला दिया रहता है। कौन सा दिया रहता है, आफ्टर टैक्स वाला दिया रहता है। हमको चाहिए बिफोर, लेकिन क्वेश्चन में कौन सा मिलेगा, तो आफ्टर से पहले अपने को बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी अमाउंट को यहां पर लेना है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बिफोर में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी कहां मिलेगी, नोट नंबर 1 में। तो नोट नंबर 1 में आ जाओगा, ये नोट नंबर 1 है आपका। ठीक है, ये नोट नंबर 1 है। सुनो मेरी बात। अब आप लोगों को ये है ना बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग चीज था, जिसको मैंने इसको सरल करके आपके सामने लाया है। तो इसको समझने की कोशिश करना, एकदम आसान चीज है, कुछ नहीं है इसमें। देखो कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो हमको नेट प्रॉफिट जो मिलेगा ना, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग मिलेगा। कैसा मिलेगा, बैलेंस शीट हमको नेट प्रॉफिट बताता है। और कभी कभी हमको नेट प्रॉफिट कौन बताता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बताता है। समझना ध्यान से। मतलब हमको क्वेश्चन में दो टाइप का प्रॉफिट मिल सकता है, दोनों में से कोई एक टाइप का प्रॉफिट मिल सकता है। एक बैलेंस शीट वाला और दूसरा एसओपीएल वाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लॉस वाला। तो आपको पहले ये चेक करना है कि आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में बैलेंस शीट वाला है कि एसओपीएल वाला है। अगर बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट अगर दिया होगा तो आप अपनी कहानी यहां से स्टार्ट करोगे। कहां से, शुरुआत से। और अगर एसओपीएल वाला प्रॉफिट होगा तो ये स्टेप स्किप हो जाएगा, डायरेक्ट कहां से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे। नहीं समझे मेरी बात को? अगर आपको बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट दिया होगा तो आप यहां से बनाना चालू करना, पूरा पूरा फुल स्टेटमेंट बनेगा। और अगर एसओपीएल वाला प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाले को क्या कर देना, काट देना, यहां से ही आप बनाना स्टार्ट करोगे। क्लियर है? अब बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट कैसा होगा, एसओपीएल वाला प्रॉफिट कैसा होगा, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताता हूं। पहले अपन इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझो। सबसे पहले अपने को क्या लेना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज पर बैलेंस शीट वाला। बैलेंस शीट वाला यहां पर ले लो। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट वाला कैसा दिया होगा प्रॉफिट, समझना। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्वेश्चन में 2 साल की बैलेंस शीट दी रहेगी। क्या दी रहेगी, 2 साल की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होगा वहां पर आपको क्या दिया होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में आपको क्या दिया होगा, एसओपीएल का बैलेंस। ये 2021 लिखा है और ये 2022 लिखा है, ऐसा मान के चलो। समझ में आ गई बात? आपको 2021 में दिखेगा बैलेंस 1 लाख और 2022 में दिखेगा 1,80,000। तो बताओ पिछले साल हमारा, पिछला साल मतलब हमेशा जो बाद वाला साल होगा ना, उसको हम करंट ईयर वाला मानते हैं। क्या मानते हैं? और जो जो बाद वाला साल होगा करंट ईयर, और जो पिछला वाला साल होगा तो प्रीवियस ईयर मानते हैं। समझ में आ गई बात? 1 मिनट ना। हाँ, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हाँ, अब बताओ लास्ट ईयर प्रॉफिट कितने का था, बाद में कितने का हो गया, कितना बढ़त हुई, तो ये प्रॉफिट मिल गया आपको। क्या मिल गया,
और ये वाले प्रॉफिट को हम कहां से निकाले हैं, बैलेंस शीट से। तो आप इसको यहां पर लोगे। नॉर्मली क्वेश्चन में बैलेंस शीट वाला प्रॉफिट इसी ढंग से ही निकालना पड़ेगा, 2 साल के डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करके निकालना पड़ेगा। आगे बात समझ, हमेशा करेंट ईयर के बैलेंस को प्रीवियस वाले से कंपेयर करना है। करेंट ईयर का अगर प्रीवियस वाले से बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट, और करेंट ईयर का अगर प्रीवियस वाले से कम है तो क्या रहेगा, लॉस। प्रॉफिट होगा तो प्लस में दिखा देना, लॉस होगा तो किस में दिखाओगे, माइनस में। उसके बाद ऐड क्या करेंगे, डिविडेंड ऐड करेंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ध्यान से देखना, मैंने छाट छाट के लिख दिया इसमें। डिविडेंड ऐड करेंगे। डिविडेंड है ना, आपको क्वेश्चन में 2 टाइप का देखने को मिलेगा। प्रपोज्ड डिविडेंड देखने को मिलेगा करेंट ईयर का भी, और प्रपोज्ड डिविडेंड देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर का भी। आपको यहां पर कौन सा वाला ऐड करना है, प्रीवियस ईयर वाला। करेंट ईयर वाले को हाथ भी मत लगाना। कौन सा वाला प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड करोगे, प्रीवियस ईयर वाले प्रपोज्ड डिविडेंड को ऐड करोगे, करेंट ईयर वाले को कुछ नहीं करना है। ये ऐड कर दिए। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर क्वेश्चन में अगर आपको प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं दिया है तो आपको हो सकता है कि डिविडेंड पे करे हैं ड्यूरिंग द ईयर, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो ये इक्विटी शेयर का भी हो सकता है, और किसका हो सकता है, प्रीफरेंस शेयर का भी हो सकता है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको भी ले लो। क्या करना है, इनको ऐड करते जाना है। और क्या लेना है अपने को यहाँ पे, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये तीनों डिविडेंड जो होगा आप उसको यहां पर क्या कर दो, ऐड कर दो। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा वाला लेना है, करेंट ईयर की प्रीवियस ईयर वाला। अगर प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर दिया, तो इक्विटी का हो, प्रेफरेंस का हो, जिसका भी हो, सबको क्या कर देना, ऐड। और कौन सा वाला ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड ऐड कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर में हम और क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व मतलब क्या होता है समझना। जैसे मैंने अभी आप ये बताया ना, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, इसी के नीचे में आपको है ना इस तरीके से क्या देखने को मिलेगा मालूम है, जनरल रिजर्व देखने को मिलेगा। मान लो पिछले साल जनरल रिजर्व जो था, सामान्य संचय बोलते हिंदी में उसको, पिछले साल जनरल रिजर्व कितना था, 50,000, और करेंट ईयर में कितना आ गया, 70,000। मतलब इसका क्या समझ में आ रहा है, जनरल रिजर्व बढ़ा क्यों, हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट से 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में क्या किया होगा, ट्रांसफर किया होगा। तो उसको भी क्या कर देना है, हमको ऐड कर देना है, ट्रांसफर टू रिजर्व। और खाली जनरल रिजर्व ही नहीं, और भी दूसरे दूसरे टाइप के रिजर्व देखने को मिल सकते हैं आपको, मैंने एग्जांपल के लिए जनरल रिजर्व लिखा बस। तो ये जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, इसमें हम डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर दिए और रिजर्व का एडजस्टमेंट कर दिए, मतलब एडजस्टमेंट मतलब एडबैक कर दिए। तो हमको क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही मिला, लेकिन कौन सा वाला, एसओपीएल वाला। अब एसओपीएल वाला जो है उसमें हम 2 चीजों को ऐड करते हैं और 2 चीजों को लेस करते हैं। कौन कौन सी 2 चीज को ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर डेबिट नेचर वाला है तो ये ऐड होगा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स है तो क्या होगा, माइनस। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर क्रेडिट वाला है तो क्या होगा, माइनस। ये प्लस माइनस करने के बाद फाइनली जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसकी अमाउंट को कहां लेंगे हम, यहां पर। एकदम इजी है, 2-4 क्वेश्चन बनाओगे ना समझ में आ जाएगा। और जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर आइटम हर आपको एंट्री करना पड़े। हो सकता है कि कभी कभी है ना, ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का इतना बड़ा फॉर्मेट लिखा है ना, इसमें एक आधी आइटम को बस प्लस कर देना, काम हो जाता है। जैसे आप लिए ये वाला, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्वेश्चन में, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या मिल जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स बस मिल जाएगा। तो इसमें इसको ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा, लास्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा तो पूरा है, लेकिन हो सकता है कि पूरा पूरा एक ही क्वेश्चन में सब ना मिले। ये सिर्फ ध्यान में रखने के लिए कौन कौन सी चीज को ऐड करते, कौन कौन सी चीज को लेस करते, उसको देखने के लिए रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम यहाँ पे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कौन सा वाला, बैलेंस शीट वाला। और अगर आपको क्वेश्चन में एसओपीएल वाला प्रॉफिट दे दिया है तो फिर आपको ये वाला लेने की जरूरत नहीं, सीधा गाड़ी कहां से स्टार्ट करोगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें ये वाला भी प्रॉफिट दिया रहेगा, ये वाला भी प्रॉफिट दिया रहेगा, तो क्या करोगे आप। अगर ये वाला प्रॉफिट लोगे तो ये बनाना पड़ेगा पूरा, और ये वाला प्रॉफिट लोगे तो इतना ही काम करना पड़ेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दोनों प्रॉफिट दिया रहेगा, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है,
आगे बढ़े। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करना हमने नोट नंबर 1 में देखा। उसके बाद ऐड क्या करना है, ऐड क्या लिखा है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। पहले एक बात बताओ, हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अल्टीमेटली क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कैश के आने और जाने को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो अगर कोई नॉन कैश नेचर का आइटम है तो उसको हटा देना चाहिए कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डेप्रीसिएशन लग गया फिक्स्ड एसेट के ऊपर, तो डेप्रीसिएशन लगने से पैसा आता है कि जाता है, कुछ नहीं होता, नॉन कैश आइटम है वो। गुडविल आपके बिजनेस में पहले 10,000 की थी, गुडविल घट के 4,000 रुपये हो गई, कितना कम हुई, कितनी हो गई गुडविल, 6,000 कम हो गई। तो गुडविल के घट जाने से आपके बिजनेस से पैसा गया क्या, नहीं। तो ऐसे बहुत सारे आइटम होते हैं जो कैसे होते हैं, नॉन कैश नेचर के आइटम होते हैं। तो नॉन कैश वाला एक्सपेंस भी हो सकता है और नॉन कैश वाली क्या हो सकती है, इनकम। और हम अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बना रहे हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में क्या बना रहे हैं हम, तो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का अगर कोई आइटम होगा तो उसको भी यहां से हटा दो, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हम कहां करेंगे, फाइनेंसिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में करेंगे। आगे बात समझ में। तो देखना ध्यान से क्या लिखा है मैंने, ऐड किसको करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना है, माइनस करना है। अब इसको ऐड ही क्यों करते हैं, लेस ही क्यों करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक बताऊं कि आगे बढ़ जाऊं। तो तुम मेरे को मालूम तब बताओ, सर ही बोलोगे आप लोग। सुनो क्या होता है, मान लो हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया और यहां पर हमको नेट प्रॉफिट दिख रहा है 5 लाख रुपए। नेट प्रॉफिट कितना दिख रहा है, अब यहां पर आपको रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी दिख रहा है 3,000, नहीं 3,000 से थोड़ी बड़ी अमाउंट रखते हैं, 30,000। डेप्रीसिएशन है 50,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 10,000। ऐसा कुछ कुछ आइटम आपको पीएल के अंदर दिखेगा। ऐसे पीएल दे तो नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने एग्जांपल के लिए लिखा है। तो क्या बताओ, ये जो 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, ये क्या पूरा कैश प्रॉफिट है, नहीं। इसमें नॉन कैश नेचर का आइटम लेस हो गया है, क्या हो गया है? मतलब ये 5 लाख रुपए में डेप्रीसिएशन माइनस हो के आया है कि नहीं। और डेप्रीसिएशन कैसा आइटम है, नॉन कैश। मतलब हमारे पास 50,000 का डेप्रीसिएशन का हम एंट्री करके रखे, लेकिन इतना हमारे पास से कैश गया नहीं है, लेकिन हमने उसको कहाँ माइनस करके रख दिया है। तो हम उसको, अब डेप्रीसिएशन ऑलरेडी इसमें माइनस किया हुआ है ना, तो हम उसको यहाँ से रिवर्स कर देंगे। रिवर्स रिवर्स मतलब उसको हटा दे रहे। तो 5 लाख रुपए में हम क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। जो चीज माइनस हो गई रही होगी तो उसको क्या करेंगे, ऐड। और जो चीज, ये जो 30,000 और 10,000 का दिख रहा है आप लोगों को, ये दोनों ऐड हुआ है कि नहीं इसमें। लेकिन बताओ, रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब आपकी कोई बिल्डिंग है, उससे आपको किराया मिल रहा है, तो बिल्डिंग कौन सी एसेट होती है, बिल्डिंग क्या होती है। तो एसेट मतलब कौन सी एक्टिविटी की बात हो रही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब एसेट से मिलने वाली इनकम, तो इसका काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कहां है, नहीं है ना, इसका काम कहां है, इन्वेस्टिंग। तो ये तो इसमें जुड़ा हुआ है ना, लेकिन तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचे तो प्रॉफिट हुआ, तो ये भी एसेट से रिलेटेड है, तो इसको क्या करोगे, 10,000 को एड बैक कर दोगे। तो अब कितना मिलेगा आपको, ये दोनों को माइनस करना है। 550 माइनस 40 तो 5 लाख। ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। मतलब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दो चीजों को ऐड और लेस करते हैं। क्यों ऐड और लेस करते हैं, इसके पीछे का कारण ये था। तो देख लो एक बार आप लोग यहाँ पे, सबसे पहले क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वो कहां से आया पता चला, नोट नंबर 1, ऐड और लेस। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करना है, ऐड। ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि पहले माइनस हो गया होगा इसलिए ऐड करते हैं। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करते हैं, माइनस। क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि पहले क्या हो गई होगी, वो ऐड हो गई होगी, इसलिए। अब ये ऐड और लेस करने के बाद जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है। उसमें जाने के पहले मैंने है ना यहाँ पर इसकी है ना लिस्ट बना के रखी है, लिस्ट नंबर 2 और लिस्ट नंबर 3। एक्सपेंसेस के लिए कौन सी लिस्ट है, 2, और इनकम के लिए। तो एक मिनट खोल के देख लेते हैं लिस्ट में क्या लिखा है। ये है,
ये लिस्ट है। क्या टेंशन हो गया क्या? देखिए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले क्या है? डेप्रीसिएशन। कभी कभी डेप्रीसिएशन रेडीमेड दे देगा, कभी कभी आसानी से निकल जाता है, और कभी कभी थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको कौन सा नंबर का नोट देखना पड़ेगा? नोट, हर चीज को इंटरलिंक करके रखा हूं मैं नोट्स से, है ना। डेप्रीसिएशन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। तो इंटेंजिबल एसेट में क्या क्या आता है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब। फिक्सटिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। फिक्सटिशियस एसेट अगर राइट ऑफ हो रहा है तो फिक्सटिशियस एसेट में क्या क्या आता है हमारे पास? अंडर राइटिंग, कमीशन, शेयर या डिबेंचर के इशू के एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट एटसेट्रा। मतलब और भी कुछ कुछ आ सकते हैं। इनका क्या हो रहा है? राइट ऑफ हो रहा है। हमको पता कैसे चलेगा राइट ऑफ हो गया करके? पिछले साल की और करंट ईयर की अमाउंट को कंपेयर करना है। कम हो गया मतलब हमेशा क्या एज्यूम करना? राइट ऑफ हो गया। जैसे गुडविल पहले 10 थी, बाद में 4 हो गई, तो कितना? 6,000 रुपए कम हो गया, मतलब 6,000 रुपए राइट ऑफ हो गया, ऐसा आप मान के चलेंगे। हर के लिए वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ब्याज का खर्चा। ब्याज का खर्चा नॉर्मली हम कहाँ डालते हैं? पीएल में डालते हैं, लेकिन ब्याज हम किसके ऊपर दे रहे हैं और किसके ऊपर दे रहे हैं? लोन के ऊपर। डिबेंचर के ऊपर दे रहे हैं और लोन के ऊपर दे रहे हैं। तो डिबेंचर और लोन दोनों कौन सा आइटम है? तो इसका ब्याज पीएल में डाल के क्या कर रहे हैं? तो हम उसको वहां से हटा के क्या करेंगे? कहाँ लेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेंगे। दूसरा क्या था? ओवरड्राफ्ट या कैश। ये तीनों एक ही चीज है, पेज चेंज हुआ तो मेरा ध्यान नहीं गया उसमें। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंस के अंदर डिबेंचर का इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट और ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का इंटरेस्ट। फिक्स्ड एसेट को बेचने पे अगर लॉस हो जा रहा है, इन्वेस्टमेंट को बेचने पे अगर लॉस हो रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे? ऐड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो भी क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। एक बार आप ये नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाले को क्या करो, समझो। कोई ऐसा बहुत भयंकर चीज नहीं लिखी हुई है, 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे बनाओगे ना तो आपके गियर में आ जाएगा ये चीज। सबसे पहले क्या लेते हैं? डेप्रिसिएशन। फिर क्या लेते हैं? इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। ये तो मैंने एग्जांपल डाले हैं ना। उसके बाद क्या लिखा है? फिक्सटिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। नोट नंबर 3 में आ जाओ आप लोग। नोट नंबर 3 में क्या लिखा है? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या क्या लेते हैं? ब्याज की इनकम। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या हो गया? एसेट। मतलब कौन सी एक्टिविटी? अब उस एसेट के ऊपर आपको ब्याज मिल रहा है तो कौन से हेड की इनकम होनी चाहिए? वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की होनी चाहिए। डिविडेंड इनकम। आपको डिविडेंड मिलेगा कब? जब आप किसी कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो डिविडेंड की इनकम अगर हो रही है तो कौन से हेड की इनकम जाएगी? अरे आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो इन्वेस्टिंग में ही जाएगा। रेंटल इनकम। आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने उसको किराए पर दिया है, तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या होती है? एसेट। एसेट या इन्वेस्टमेंट या किसी एसेट को बेच रहे हो तो उसको बेचने से क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वाले को ऊपर ऐड वाले में लेते हैं, डिक्रीज वाले को इसमें लेते हैं माइनस में। आ गई बात समझ में? कुछ कुछ ऑथर लोग क्या करते मालूम है? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को है ना यहाँ लेवा देते हैं। कहां पर? इसमें। तो अपने को वो नहीं करना है, इसको अपने को नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम में ही लेके चलना है ना। ये दो लिस्ट समझ में आ गई। लिस्ट नंबर 3 और 2 और 3। आगे बढ़े तो हम सबसे पहले क्या किए? फिर ये किए, फिर ये किए। ये दोनों समझ में आया। अब ये दोनों ऐड लेस करने के बाद हमको क्या मिला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें अब अपने को वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट लेना है। तो आपको तो पता है, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था, करंट एसेट कम होगा तो जोड़ते हैं, बढ़ेगा तो माइनस करते हैं। करंट लायबिलिटी बढ़ती है तो प्लस, घटती है तो माइनस। अब करंट एसेट क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या होता है, इसकी लिस्ट देख लो 2 मिनट के लिए। करंट एसेट में क्या क्या आता है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या आता है? सन्ड्री डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, अदर करंट एसेट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट होता है।
लेकिन क्या लिखा है पढ़ो, ये करंट एसेट है बट इसको इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है मालूम है? क्योंकि इसकी जगह कहीं और है। यहां पर करंट एसेट होता है लेकिन इसको यहां पर नहीं लेना है। तो अब आप बताओ कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लिखा है मैंने। कैश और कैश इक्विवेलेंट में तीन चीजें आती है। पहली क्या आती है? कैश इन हैंड। उसके बाद क्या आता है? कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। कभी कभी मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो क्या मिलेगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ मिलेगा। तो ये तीनों को हम कैश और कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। इसको कैश के इंक्रीज डिक्रीज, करंट एसेट के इंक्रीज डिक्रीज में नहीं लेना है, इसकी जगह कहीं और है। आगे नेक्स्ट वाली लिस्ट क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहले नंबर पर क्या लेते हैं? ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आता है? सन्ड्री डेट, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेपर। फिर क्या आता है करंट लायबिलिटी में? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर क्या आता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन अदर देन, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का अपन इंक्रीज और डिक्रीज कहां ले चुके हैं? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस में ले चुके हैं। इसलिए यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स को नहीं लोगे। सॉरी मैं गलत बोल दिया, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स मैं कौन सा वाला अपन लेते थे यहाँ पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर टैक्स का है ना अलग काम होता है, एक उसके लिए अलग अकाउंट बनता है। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया। अदर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, और यहां पर एक चीज और लिख रहा हूं मैं, डाउटफुल डेट्स। ठीक है, लेकिन आपको यहां पर है ना देखने को मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने लिखा नहीं था। तो जैसा पहले लिखा था वैसे ही रहने दो उसको। ठीक है, ट्रेड पेबल के अंदर ये दोनों आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लेना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लेना है, लेकिन क्या नहीं लेना है? प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका एक अलग अकाउंट बनता है, मैं बताऊंगा अभी, समय आएगा तो अभी कराऊंगा उसको। आगे आगे करंट लायबिलिटी में और क्या आता है? अनएक्रूड और एडवांस इनकम। और आगे क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। ये करंट लायबिलिटी होती है, करंट लायबिलिटी की हेडिंग में दिखेगा, लेकिन इसको कहां लेते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं। यहाँ करंट लायबिलिटी में मत ले लेना उसको। आगे अदर करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया आपके टोटल नोट कितने? 5। कुछ लोगों को तो ये भी नहीं पता सर करंट एसेट किसको बोलते हैं, करंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ही नहीं पता तो उसका इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालोगे? फिर आप इंक्रीज और डिक्रीज समझते हो ना कैसे? पिछले साल के कंपैरिजन में करंट ईयर की अगर बढ़ी हुई है तो इंक्रीज और कम है तो डिक्रीज। चलो नेक्स्ट आ जाओ आप लोग फॉर्मेट में। तो हमको यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इसका इफेक्ट लेने के बाद हमको क्या मिल जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्या होता है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मतलब हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से हट के अगर कोई काम हो रहा है तो उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम बोलते हैं। जैसे लॉस बाय फायर अगर हो गया, आग लग गई, हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया आग जल जाने से, तो लॉस बाय फायर बोलेंगे। तो हमारे लिए नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। तो नुकसान अगर है तो उसको हम डेबिट बोलते हैं। अब उस फायर, आग लग गई, आग लगने के एवज में हमको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, तो हमारे लिए वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगा, लेकिन कौन से नेचर का? क्रेडिट नेचर का। गवर्नमेंट से आपको सब्सिडी मिल गई, गवर्नमेंट से आपको ग्रांट मिल गया, तो वो हमारे लिए कौन सा आइटम है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है। क्लियर है मेरी बात? तो इसके लिए मैंने है ना लिस्ट बना दी है, लिस्ट नंबर 6 और 7। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के क्रेडिट में क्या लेते हैं और डेबिट में क्या लेते हैं, पढ़ लो एक बार। ये दो दो आइटम लिखा हुआ है, और कुछ आएगा तो आप ऐड कर लेना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में क्या क्या आता है? लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक एटसेट्रा। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम ऑफ इनकम क्रेडिट वाले में क्या आता है? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड, ये सब। और मजे की बात बताऊं, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट के इतने सारे क्वेश्चन बनाए हैं आपके बुक से, उसमें मेरे को एक भी आइटम ये वाला नहीं मिला। मतलब सिलेबस का पार्ट है करके मैंने समझाया है अभी, लेकिन क्वेश्चन में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इसको मैं ज्यादा, क्या बोल रहे हैं, ज्यादा ज्यादा भाव नहीं दे रहे उसको। ठीक है,
तो ये हम ले लिए। इसके बाद क्या लेस करते हैं लास्ट में? इनकम टैक्स पेड। नोट नंबर कौन सा? 8 यहां पर लेंगे। उसके बाद हमको क्या मिल जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नोट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। नोट नंबर 8 किस बारे में है? इनकम टैक्स। देखो, आपको क्वेश्चन में है ना इस तरीके से दिया रहेगा, बैलेंस शीट दी रहेगी। बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले साइड में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन मिलेगा, और इसके अंदर में लिखा हुआ मिलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और बैलेंस शीट कितने साल की मिलेगी? 2021 2022। 50,000 और कितना मिलेगा? और आपको नीचे एडजस्टमेंट में इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ मिलेगा कितना? 45,000। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में क्या देखने को मिल रहा है आपको? प्रोविजन फॉर टैक्स। और एडजस्टमेंट में क्या लिखा मिला है? इनकम टैक्स हमने कितना पे किया है। तो आप लोग 2 मिनट के लिए अकाउंट को देखो। सबसे पहले अपन यहाँ पर क्या लेते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ता है अपने। क्या बनाना पड़ता है? तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेते हैं? ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर क्या लेते हैं? क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस मतलब बैलेंस शीट का जो पुराने वाले साल का होगा ओपनिंग, और करंट ईयर का जो होगा वो क्या होगा? क्लोजिंग। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 50,000 ओपनिंग जो था, और यहाँ कितना ले लेंगे? 60,000। अब आपको क्वेश्चन में अगर ये दोनों दिया हुआ है तो ये दोनों का कुछ करना ही नहीं रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये दोनों को कुछ नहीं करते। जो काम करना है इसका और इसका करना है। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है लास्ट में एडजस्टमेंट में, पढ़ो क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इनकम टैक्स पेड कहां लिखा हुआ है? अब एक अकाउंट के अंदर 4 चीजें हैं, 3 चीजें पता है, तो एक तो मिसिंग वाला निकाल सकते हो कि नहीं? कितना आएगा? इधर का 1,05,000 आता है। 1,05,000 माइनस 50,000 करोगे तो कितना आएगा? मतलब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री कहां पर होती है? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर की एंट्री कहां पर होती है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था? नोट नंबर 8। और आपको कभी कभी इनकम टैक्स पेड नहीं लिखा हुआ मिलेगा, इसके बदले क्या लिख देगा? कभी कभी क्वेश्चन में प्रोविजन के बारे में लिख देगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां लिख देगा ये 65,000 रुपए, ऐसा लिख देगा। तो क्या करोगे? ओपनिंग में कितना डालोगे? 50। क्लोजिंग में कितना डालोगे? 60। प्रोविजन फॉर टैक्स में कितना लोगे? अब जो बैलेंसिंग आ गया है वो क्या आएगा? इनकम टैक्स पेड। अब इनकम टैक्स पेड की एंट्री कहां पर करते पता है ना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लास्ट में। एक मिनट ना, हेलो, हाँ, मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में लगा रहा हूँ ना। हाँ हाँ, समझ में आ गई बात? ये दिया है, ये दिया है, इन दोनों का कुछ नहीं करते। ये दिया है तो जो बैलेंसिंग आ गई ये आएगा। ये वाले को हम क्या करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग ईयर को क्या करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के काम आता है। और ये वाले को कहाँ लेते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में इसको माइनस करते हैं, ये वाले को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में हमको ये भी नहीं दिया रहेगा, इतना ही लिखा हुआ मिलेगा, तो क्या करेंगे? तो भी इसमें उसका क्या करना है? ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना था, तो ओपनिंग के बराबर का इनकम टैक्स पेड मान लेना, और क्लोजिंग के बराबर का क्या मान लेना? प्रोविजन मेड मान लेना, और उसकी एंट्री अकॉर्डिंगली कर लेना। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया, पढ़ लो। क्वेश्चन साइलेंट होने पर इक्वल अमाउंट लेना है, क्वेश्चन साइलेंट होने पर इक्वल अमाउंट लेना है, एरो मैंने बना दिया। ओपनिंग के बराबर का टैक्स पेड और क्लोजिंग के बराबर का प्रोविजन मेड। क्लियर है? ये सिंपल सा है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो यहां पर आने के बाद हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। मतलब जो मेरे को समझाना है वो वाली चीज ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है।
एक चीज बचेगा, कौन सा वाला मालूम है? डेप्रीसिएशन के बारे में चीजें बचेगी। कौन से नंबर का नोट है वो? डेप्रीसिएशन के बारे में मेरे को बताना है, वो नोट नंबर कौन सा है? 9। और इसको भी मैं बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, ठीक है? तो ये आप लोगों को नोट नंबर 8 तक का मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, इसको नोट करके आ जाना। उसके आगे का मैं आप लोगों को फिर नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा, ठीक है? चलो क्लास ओवर, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।